अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात होगी अफगानिस्तान की, जहां के काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से हलाकतों की तादाद लगभग 100 हो गई है, जहां अमरीकी फौजी भी हलाक हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि काबुल में होने वाला यह हमला, इसमें जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और अपने हीरोज़ की मौत का बदला ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, इस धमाके के चंद ही घंटे बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बयान दिया था और कहा कि ये एक मुश्किल और तकलीफ दे अमल है। काबुल में दहशतगर्दी के हमले में हमारे फौजी और दूसरे आम शहरी मारे गए हैं। उनका कहना था कि काबुल एयरपोर्ट पर हिफाजत के लिए मामूर अमरीकी फौजी भी इस हमले में मारे गए हैं। ये सब हमारे हीरोज़ हैं, क्योंकि दूसरों की जिंदगियों को हिफाजत देने के लिए अपनी जानों से हाथ धोना एक बड़ा काम है। ये लोग अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मुंतकिली के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। जो बाइडन का ये भी कहना था कि जिन लोगों ने यह हमला किया है उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम उन्हें मुआफ़ नहीं करेंगे और नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि आपको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर का ये भी कहना था कि हम अपने मफादात और लोगों की हर सूरत हिफाजत करेंगे। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं उस धमाके की जो अफगानिस्तान में हुआ, जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि 100 के करीब अफराद जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। अफगानिस्तान में मौजूद हैं गुज़श्ता चंद रोज़ से हमारे नुमाइंदे फ़हद जावेद। फ़हद, कल आपसे जब इस प्रोग्राम में बात हुई थी, अफगानिस्तान ही के हवाले से जब हम बात कर रहे थे, तब मैंने आपसे ये पूछा था कि अभी लोगों में क्या बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है, क्योंकि उस वक्त कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था इस धमाके को हुए। अब 24 आवर से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी क्या सूरत हाल आप काबुल शहर के अंदर देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए इस तरह के धमाके होना, इस तरह का जानी नुकसान होना कोई नई बात नहीं है। परेशान कौन तो है, लेकिन वो इस तरह की सिचुएशन देखने के, इस तरह के धमाके देखने के, इस तरह के नुकसान बर्दाश्त करने के फ़ाद जावेद ऐसा दिखाई देता है कि आदी हो गए हैं। तो आपको लग रहा है कि रूटीन में आ गई है लाइफ आज से वहाँ पर फ़ाद? जी आसमा, यहाँ पर जो ये दो खुदकुश धमाके हुए, बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है। जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं यहाँ पर हस्पतालों और तालिबान ज़राए के मुताबिक, वो जो अमवात हुई हैं वो 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं और तकरीबन 150 के करीब जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको मुख्तलिफ हस्पतालों के अंदर लेके जाया गया। आज शहर के अंदर एक सोग की फ़िज़ा थी। तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो जुज़वी तौर पर खुले थे। बिल्कुल शहर जो है वो बिल्कुल खामोशी में रहा। लोग घरों से नहीं निकले, मूवमेंट नहीं रही। यहाँ हमारी जब लोगों से बात हुई और हम हॉस्पिटल भी गए, वहाँ पर भी हमने कवरेज की, तो लोगों का ये कहना था कि ये बहुत बड़ा वाक़या है। 100 अफराद से ज़ायद की जो है यहाँ पर जाँ बहक हुए हैं एक धमाके के अंदर, और ये वो लोग थे जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से काबुल आए थे ताकि वो अमेरिकन जो हैं उनको लेकर यहाँ से इंखला कर सकें। तो ये वो लोग, वो ख़ानदान थे। और कुछ हमने ऐसे भी मनाजिर देखे कि लोगों को अपने प्यारों का नहीं पता लग रहा, वो अस्पतालों के बाहर खड़े हैं। यहाँ क्योंकि कोई हुकूमत नहीं है, लोगों के पास कोई ऐसे ज़राए नहीं है कि वो अपने प्यारों का पता कर सकें, तो लोग दर बदर अस्पतालों के बाहर फिर रहे थे कि उनको पता लग सके उनके ज़ख्मी जो हैं लवाकिन वो कहाँ पर हैं, या फिर जो शहीद इसमें जाम बहक हुए हैं वो उनको कहाँ पर उनकी मैयतें लेके जाई गई हैं। इस हवाले से तालिबान ज़राए ने बताया कि जब उनके अपने वहाँ पर एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे थे, 28 के करीब तालिबान के जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो भी इस ब्लॉक के अंदर जाम बहक हुए। जबकि अमेरिकन हुकाम की तरफ से जो अदाद-ओ-शुमार आए हैं वो 13 के अदाद-ओ-शुमार हैं, उनके 13 फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं, जबकि 18 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। जुज़वी तौर पर जो इनखला का अमल था वो रोक दिया गया, लेकिन आज फिर से दोबारा से अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं और उनके जो साथ काम करने वाले लोग थे उनका इनखला का अमल शुरू कर दिया गया। ताहम जो एयरपोर्ट है उसके दाखिली और खारजी दरवाज़ों के ऊपर सिक्योरिटी जो है तालिबान ने सख्त कर दी है और उनको बंद कर दिया गया है। अब तलाशी और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के बाद लोगों को एयरपोर्ट के अंदर जाने दिया जा रहा है। जी, शहर भर में सिक्योरिटी कैसी है? अगर हम काबुल शहर की बात करते हैं, एयरपोर्ट पर तो पहले भी सिक्योरिटी सख्त थी, उसके बावजूद हमने देखा कि इस तरह का सान्या होता है, इस तरह का वाकया हो जाता है। शहर भर में क्या सिचुएशन है सिक्योरिटी की?
जी, शहर क्योंकि तालिबान के कंट्रोल में है, तालिबान के पास है, यहाँ पर वैसे तो भी कोई हुकूमत अमली तौर पर तश्कील बिल्कुल नहीं दी जा सकी, ना इसका सही। ऐलान किया जा सका है, लेकिन जुज़वी तौर पर जो कंट्रोल है वो तालिबान के पास है। तो यहाँ पर तालिबान का गश्त भी आज ज़्यादा था और उनकी उनकी तरफ से जो है मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के लिए नाके भी लगाए गए और लोगों को चेक भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो इंटेलिजेंस ज़राए हैं अमरीकन, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के, उनका ये कहना है कि दाइश इस किस्म के मज़ीद हमले कर सकती है। और इस हवाले से जो दाइश के ज़राए हैं उनसे भी इस बात की तस्दीक हुई है कि उनके और जो सुसाइडर हैं वो भी काबुल की तरफ निकले हैं। दाइश की एक शाख है दाइश खुरस्तान, उसने इन धमाकों की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। जी ठीक है, दाइश की इस शाख की जानिब से धमाके की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है, लेकिन नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ मालूम हो रहा है। और ऐसा इसलिए भी है कि अस्पतालों के अंदर भी अभी उस तरह से सहूलियात मैसर नहीं हैं, चूँकि यहाँ पर कोई बाकायदा हुकूमत ही कायम नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया फ़ाद जावेद, आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमें अपडेट कर रहे होते हैं काबुल की सूरत हाल से, ओवरऑल अफगानिस्तान की सूरत हाल से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, अभी अफगानिस्तान की बात हो रही है, काबुल में होने वाले इस धमाके के हवाले से बात हो रही है, तो एक और IR एक्सपर्ट डॉक्टर नौशीन वसी साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अभी जिस तरह से हम इस सारी सिचुएशन को लेकर बात कर रहे हैं, आप चूंकि बहुत अरसा बहुत वक्त आपने अमेरिका के अंदर गुजारा है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से अमेरिका में अब इस तमाम तर सूरत हाल को देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर कल होने वाले इस धमाके के बाद, क्योंकि पहले ही बाइडन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, कहा यह जा रहा था कि आवाम का एतमाद कम हुआ है। क्या इस धमाके ने मज़ीद डैमेज किया है उस एतमाद को? जी बिल्कुल, अमेरिका में तो देखिए जो बाइडन के मुखालिफ हल्के हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है और वो मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि बाइडन साहब की बहुत ही रॉन्ग स्ट्रेटजी रही अफगानिस्तान में विड्रॉल, अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉल के हवाले से। और जो पिक्चर्स अब हमारे सामने आ रही हैं, जो इमेजेस, वो भी जाहिर है बहुत तकलीफ दे सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक सानहा जनरेट हो रहा है इस एक तो अनकंडीशनल विड्रॉल था और उसके बाद ये कि जो अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स 20 साल में यहाँ पे रहे, उसके बाद की जो ये पॉलिसी इस वक्त हमारे सामने आई है, ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है अमेरिका की। और इनफैक्ट जितने एम्पायर्स अमेरिका से अफगानिस्तान से गए हैं उसमें ये सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग पीरियड कंसिडर किया जा रहा है। तो जो अमेरिका में डिबेट है वो यही है कि जो 20 साल की इन्वेस्टमेंट थी वो जाया हो गई है बाइडन साहब के इस डिसीजन की वजह से, जिसने विड्रॉल को अमेरिकन फोर्सेस के इतना ज्यादा हेस्टली किया। तो ये तो एक बहुत अहम डिबेट है। लेकिन जो बाइडन साहब की स्पीच अगर हम देखें तो वो ज़्यादातर और इसी बात की वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए थी और डोमेस्टिक अपोजिशन को सेटिस्फाई करने के लिए बाइडन साहब की पूरी तकरीर थी। अच्छा नौशीन साहब, ये फरमा दीजिएगा कि अब बहुत सारी इत्तलात ऐसे भी आ रही हैं कि अब प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है बाइडन के ऊपर कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं, एक तो अपने उस फैसले को लेकर जो उन्होंने यहाँ से अफवाज के इनखिला को लेकर किया, और फिर उसके बाद अभी ये जो कल होने वाला ब्लास्ट है इसको लेकर के वो अपने फौजियों को बर वक्त निकाल नहीं पा रहे हैं वहाँ से, जिस तरह से उन्होंने डेट अनाउंस की थी उस तक, और इस वजह से ये सारी सिचुएशन अमरीकियों को ख़ास तौर पर भुगतना पड़ रही है। कुछ इस्तीफे की बातें वाकईतन वहाँ पर चल रही हैं अमेरिका के अंदर मैम नौशीन? बिल्कुल चल रही हैं। कल भी मेरी कुछ सहाफ़ियों से बात हुई है अमेरिका में और ये खबरें भी यही हैं कि शायद देखिए कुछ चीज़ें इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं कि जो कुछ इस वक्त हम कह रहे हैं वो प्रेडिक्टिव भी है, लेकिन अमेरिका में बिल्कुल ये बातें हो रही हैं कि बाइडन साहब मुस्तफ़ा हो जाएंगे। एक कवी इम्कान वहाँ पे ये पाया जा रहा है कमला हारिस प्रेसिडेंट होंगी, लेकिन वो वीक प्रेसिडेंट होंगी। मगर चूंकि आप ये देखिए कि अमेरिका के भी डिफेंस इदारों का बहुत किरदार है पॉलिसी पर, जिस तरह के दुनिया भर में होता है, तो ये हो सकता है कि ये क्राइसिस सस्टेन कर जाएं बाइडन साहब और बात इस्तीफा तक ना पहुंचे। उसकी वजह ये है कि देखिए अमेरिका में गो के तनकीद बहुत हो रही है बाइडन साहब पर और वो अपोजिशन हल्कों की तरफ से हो रही है। ट्रम्प साहब ने तो इससे बहुत पहले जब बाइडन साहब ने अनाउंस किया था उसके एक हफ्ते के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि मुस्तफा हो जाएं बाइडन साहब। प्रॉब्लम ये है कि देखिए अमेरिका में भी एक वॉर फेटिक तो मौजूद है और विड्रॉल तो चाहते थे अमेरिकन बहुत ज्यादा,
ये हमें इतना लेट भी इसलिए लगा, बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं सिचुएशन को वियतनाम की सिचुएशन से, लेकिन आप ये देखिए कि डेथ टोल अमेरिका का 20 साल में वियतनाम के हवाले से देखा जाए तो अफगानिस्तान में कम रहा था, तो वो प्रेशर हमने उस तरह से बिल्ड होता हुआ नहीं देखा था। अब वॉर फिटिक तो मौजूद है। और देखिए, अगरचे बाइडेन साहब ने ये कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं टेररिस्ट को और इसको उनका बदला लिया जाएगा, विल हंट देम डाउन, उनके अल्फाज थे, लेकिन ये भी मुझे पॉसिबल होती हुई सूरत हाल फिलहाल नजर नहीं आती। देखिए, अमेरिका रीग्राउंड तो अपनी फोर्सेस अब नहीं करेगा अफगानिस्तान में। ये दाइश की थ्रेट मुस्तकिल मौजूद थी, इंटेलिजेंस न्यूज थी इसके बिल्कुल। बारे में, और परसों भी नेटो कंट्रीज ने कुछ ये कहा था कि एयरपोर्ट पे हमला हो सकता है। उसके बावजूद देखिए ये इस तरह के इवेंट हमारे सामने आए। अब जो ऑप्शन एक डिस्कस हो रहा है ड्रोन स्ट्राइक का, जी। लेकिन ड्रोन स्ट्राइक के लिए भी अब अमेरिका क्या कर सकता है आईसिस के लिए, अगर वो कोई ऑप्शन यूटिलाइज करेगा तो वो ड्रोन स्ट्राइक्स का है, लेकिन उसके लिए भी इंटेलिजेंस की जरूरत है। और जिस तरह से अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से गई हैं, वो तमाम सिस्टम बिल्कुल डिसमेंटल हो गया है, दिस इज एट अ स्टॉल। तो हम तो ये समझ ही नहीं सकते इस वक्त कि अमेरिका फौरी तौर पे कोई ऐसा रिटेलिएटरी एक्शन लेगा। फिलहाल अमेरिका का कंसर्न ये है कि इवैक्यूएशन जिस तरह से हो रही है, हम सबको ठीक है, मनाजिर देख इनकलाब रहे को यकीनी बनाना है और हैं, 31 इनकलाब को अगस्त तक यकीनी यकीनी बनाए। बनाना है। आप कह रही हैं कि सारा फोकस अभी तक बाइडेन इंतजामिया का अफगानिस्तान को लेकर आपको इसी पर दिखाई देता है। बहरहाल इसी पर डॉक्टर नशीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा प्लीज वीडियो लिंक पर, क्योंकि इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। दिफाई तज्जियाकार हैं, बड़ी माहिराना राय रखते हैं, अक्सर प्रोग्राम में हमारे साथ पहले भी मौजूद रहते हैं पीटीवी के मुख्तलिफ शोज में, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज़ शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। जनरल साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, एक जानिब हम ये देखते हैं कि बाइडन इस बात पर जोर देते हुए दिखाई देते हैं और इसके लिए एफर्ट्स भी यकीनी तौर पर वो कर रहे हैं कि जी हमें यहाँ से अपने जितने लोग बाकी रह गए हैं उनको फौरी तौर पर 31 अगस्त से निकालना है पहले, चाहे वो इत्तेहादी अफवाज हैं चाहे वो उनके अपने अफवाज हैं। दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जिन्होंने कल ये धमाका किया है हम उनको माफ़ करने वाले नहीं हैं, वो ये भूल जाएं कि हम उन्हें माफ़ करेंगे। तो फिर ये जो बदले की बात वो कर रहे हैं कि लिया जाएगा, ये कहाँ से लिया जाएगा सर, जब वो सरजमीन पर मौजूद ही नहीं है? क्या फिर से हम ये एक्सपेक्ट करें, हम ये सोच लें कि फिर से अफगानिस्तान के ऊपर कुछ अटैक्स हो रहे होंगे, चाहे वो ड्रोन हो रहे हों या किसी भी और तरीके से हो रहे हों? जनरल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जी सर। एक तो ये कि जिस तरह अमेरिका निकल रहा था, यहाँ से जा रहा था कोई सेटलमेंट किए बगैर, हाँ। तो ये तो उनको पूरा यकीन था कि हमारे निकलते ही यहाँ पे बड़ी शदीद सिविल वॉर होगी और आपस में लड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, यूनाइटेड नेशन ने भी अपील कर दी थी कि साथ वाले ममालिक जो हैं वो अपनी सरहदें खुली रखें, बड़े महाजरीन आएंगे, ये होगा वो होगा। ठीक। उनको सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ी मायूसी ये हुई कि ये सब कुछ नहीं हुआ जो वो चाहते थे। ये एक चेहरा है जो कि आपको नजर आता है कि जी अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, हम अमन लाना चाहते हैं। दूसरी एक्टिविटी है CIA की, जो पीछे जिनको टास्क दिया हुआ है कि आपने अमन नहीं होने देना यहाँ। और उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है कि अगर दुनिया पूरी में वो चाइना को कंटेन कर रहे हैं, क्वाड बनाया, साउथ पैसिफिक सी में वो उनको कंटेन करना चाहते हैं और इंडियन ओशन में चाहते हैं कि वो ना आके बिजनेस कर सकें ताकि उनकी इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल की जा सके। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अफगानिस्तान में 20 साल वो पैसा लगा के, जाने दे के, सब कुछ करके, फिर अमन करके, अमन बना के, स्टेबिलिटी ला के तो प्लेट में रख के चाइना को पकड़ा दें। ये तो नहीं, वो तो तुक ही नहीं बनता। वो तो चाहेंगे कि भाई हमने अगर निकलना है तो पीछे ऐसा किस्सा छोड़ के जाएं कि चाइना, रशिया कोई भी नजदीक आने का सोचे भी ना, ताकि ना तो कनेक्टिविटी इधर बढ़ सके, ना ट्रेड बढ़े, ना ही आप गवादर पोर्ट यूज कर सकें, और एक ऐसी सिचुएशन रहे जहाँ पे कि जो भी प्लान्स हैं ईरान को लिंक करने की, चाइना की, ये सारी ऐसे ही ठीक है, कोई ना कोई क्राइसिस मतलब यहाँ रहना चाहिए, सूरत हाल बेहतर नहीं होनी चाहिए। आपको सर ये लगता है कि अमेरिका ये सोच रहा है और इसी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहा है? लेकिन सर मुझे एक चीज समझा दीजिएगा, अभी जो पेंटागन की जानिब से एक बयान सामने आया है, जॉन कर्बी जब बात करते हैं सबसे पहली बात वो ये करते हैं कि वहां तो 2 धमाके नहीं हुए, वहां तो सिर्फ एक धमाका हुआ है।
एक धमाका हुआ, 2 धमाके हुए, पहले तो ये कि पता क्यों नहीं चल पा रहा, फिर अगर एक धमाका हुआ है उससे क्या फर्क पड़ता है उसको मान लेने से, और अगर 2 धमाके तस्लीम कर लेता है अमेरिका, जो कि वो नहीं कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है सर? लेकिन जी ये तो ऐसे एक थ्योरेटिक सी चीज है, असल चीज है कि कैजुअलिटीज हो गई हैं, बेशुमार हुई हैं, 2 से हुई हैं, ये 1 से हो गई हैं। लेकिन इसमें जो देखने की चीज है, मैंने अफगानिस्तान में राब्ता किया। अच्छा। 2-3 दफा मैं चेक करता रहा, हमारे लोग जो वहाँ गए हुए हैं जी जी। वो ये कहते हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि ये 12 या 13 अमेरिकन जिनका कह रहे हैं कि वो मारे गए हैं वो वाकई मारे गए या नहीं, क्योंकि कोई अच्छा। ऐसी चीज इन्होंने नहीं दिखाई अच्छा। जिससे कि ये पता चले कि ये वाकई मारे गए। लिहाजा ना ही को डेड बॉडीज जाती देखी गई हैं, कॉफिन वगैरह होते हैं वो लेके जाते हैं, कोई ऐसी चीज कहीं से कोई नजर नहीं आई, कोई किसी ने रिपोर्ट नहीं दी। तो लोग इस पे शक का इजहार कर रहे हैं। हमारे अपने जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मशकूक काम है। ये तो बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं जनरल साहब कि जो बात अमेरिका की जानिब से की जा रही है, जिस पर इतना रोना पीटना और बदले की बातें की जा रही हैं, उसको कोई वजूद ही नहीं है। आपके अपने जो साथी हैं, जो सीनियर सहाफी आप कह रहे हैं वहाँ, जी हाँ जी, वो किसी ने भी कोई चीज ऐसी देखी नहीं, जबकि अफगानियों की लाशें तो हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। बिल्कुल, उनके आदाब बिखरे पड़े, उनकी क्लिप्स भी नजर आ रही हैं, वीडियोस भी नजर आ रही हैं, आप खुद देख रहे हैं। तो वो चीज जो अमरीकी कह रहे हैं उसके कोई शवाहिद नहीं। हो सकता है कोई जख्मी हुआ हो। होता ये है कि एक चीज जो 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 हम लोग जो फॉलो करते हैं, इसको हमेशा से मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि ये जो टेरर ग्रुप है इसको कौन पैटर्नाइज कर रहा है, कौन चला रहा है। यहाँ पे जो दाइश खुरासान चैप्टर है इसमें पाकिस्तानी तालिबान हैं, और ये जब 2008 से हमने ऑपरेशन किए सवात में और बजौर दीर वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे, फिर वजीरस्तान, तो ये मुख्तलिफ ग्रुप जो थे ये भाग के अफगानिस्तान गए, जिनमें लश्कर जंगवी के लोग भी थे, फिर वो पंजाबी तालिबान भी थे। ये स्प्लिंटर ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप से, इनमें से कुछ ग्रुप को भारत ने इकट्ठा करके तो उनको दाइश खुरासान चैप्टर बना दिया था, इस वजह से कि उस जमाने में दाइश बड़े जोर पे थी, और इराक और सीरिया वगैरह में, और वो बड़े, उनकी जितनी भी टेरर एक्टिविटीज थी वो बड़ी जालिमाना थी, वहशियाना थी। सो दे फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, इन्होंने उन्हीं को कन्वर्ट करके कि जी आप बगदादी के बैक कर लें। ठीक है, अमजद साहब अभी आपने जिक्र किया ना भारत का, तो आज एक बयान सामने आया है DGISPR का भी भारत को लेकर, अफगानिस्तान में उसकी कार्रवाइयों को लेकर। मैं चाहूंगी प्रोग्राम में हम उस पर भी आपसे बात करें, आप प्लीज़ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर नाशीन साहिबा, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपने गुफ्तगू सुनी है जनरल साहब की, फरमा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें अमेरिका की जानिब से कही जा रही हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई सबूत नहीं है। क्या आपको लगता है कि बाइडेन इंतज़ामिया प्रेशर में आकर कुछ ऐसे इकदाम वाक़तन कर सकती है जिनको बाद में वो प्रूव ना कर पाए? क्या हिकमत अमली आपको दिखाई दे रही है इस सारी सिचुएशन से, इस सारे प्रेशर से निकलने के लिए बाइडेन की अमेरिका में इस वक्त? अमेरिका में बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन तो इस वक्त अटर कंफ्यूजन में है, क्योंकि ये बातें तो अब हम मुस्तकिल डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने इतने जल्दी एंटिसिपेट नहीं किया था कि फॉल ऑफ काबुल होगा, जिस तरह से हुआ और जिस तरह से अफगान फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं लड़ सके। तो इस वक्त तो कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। उनका ये ख्याल था कि इवैक्यूएशन होगी, 1.5-2 महीने लगेंगे सूरत हाल को रिवॉल्व होने में, और उस वक्त तक शायद जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है अमेरिका की, उसकी तवज्जो इस तरफ उस तरह से मबज़ूल नहीं होगी जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं। तो एक तो ये बात है, और मैं नहीं समझती कि देखिए कोई नई पॉलिसी अमेरिका, जैसे मैंने पहले भी अभी अर्ज किया था कि फौरी तौर पे वो रीग्राउंड कर ले। जो एक ऑप्शन सामने है वो ड्रोन का है, लेकिन अमजद साहब वजह फरमा रहे हैं अमेरिका। देखिए इस विड्रॉल की जब डेट अनाउंस हो गई थी उस वक्त से ये तो बात साबित हो रही थी कि अमेरिका चाहता है कि बदनज़मी हो इस खत्ते में, और अब अमेरिका की इंटरेस्ट को सिविल वॉर अफगानिस्तान में सूट करती है, वायलेंस सूट करता है।
पिछले 11 दिन डॉक्टर बहुत नशीन साहब, कुछ बेहतर तौर पर हम आपको सुन भी नहीं पा रहे हैं, डिस्टॉर्शन आपकी आवाज में बहुत ज्यादा। बहरहाल मैम, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, मुझे कहा जा रहा है हमें ब्रेक की जानिब जाना है, वक्त हमारे पास कम है। मुख्तसरन सा मैं आपसे जवाब चाहूंगी, पाकिस्तान के किरदार को लेकर जानना चाहूंगी। यूके से रिचर्ड मोर फोन करते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा से रब्ता करते हैं, रशिया से व्लादिमीर पुतिन का फोन आता है, सराहा जाता है पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के किरदार को। आज DGISPR की जानिब से एक बयान सामने आ जाता है कि भारत का किरदार अब इस खित्ते से जो घिनौनी हरकतें थी वो खत्म हो गई हैं। सर, मुख्तसर मैं चाहूंगी कि आप अगर इस पर अपना तबसरा, अपना तज्जिया फरमा दें। देखिए, भारत की हरकतें फौरी तौर पर तो खत्म हो गई, लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 20 साल जो उन्होंने यहाँ पे जो कुछ बोया है, जो प्रॉक्सीज बनाई हैं, जो जिन लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है, वो अच्छे ओहदों पे चले गए, वो सारे मुल्क छोड़ नहीं गए, वो वहीं मौजूद हैं। ट्रू। वो किसी वक्त भी उनको एक्टिवेट किया जा सकता है। NDS के लोग हों, देखिए 20 साल अमेरिका रहा है, CIA ने बेतहाशा पैसा लगाया है, जिनकी जेबों में पैसा गया वो इनके मोहरे हैं। इसी तरह भारत ने बेशुमार पैसा लगाया यहाँ पे और उनके मोहरे हैं, उनकी NDS, उनके ट्रेंड लोग हैं, पुलिस में भी, इंटेलिजेंस में भी, आर्मी में भी, वो सब वही हैं। वो किसी न किसी वक्त एक्टिवेट होंगे। एक्चुअली भारत, अमेरिका, इनका मकसद एक ही है कि पीछे टर्मोइल पैदा करना है और वो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये तालिबान को जो उन्होंने आम माफी वाला किस्सा किया ना, इनको ये थोड़े अरसे बाद तब्दील करने पड़ेगा ये किस्सा, और चुन चुन के इनमें से वो लोग निकालने पड़ेंगे, उन पे मुकदमात करने पड़ेंगे, उनको मारना पड़ेगा जो बाहर के एजेंडे को लेके आगे चलेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मुल्क में अमन नहीं आएगा, ये टर्मोइल जारी रहेगा। ठीक है जी, ऐसे लोगों को चुन चुन कर निकालना पड़ेगा। और पाकिस्तान जो है, आज जो बयान सामने आया DGISPR की जानिब से कि हमारी सरहदें बिल्कुल महफूज हैं और अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है हम उस पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान भी चौकन्ना है, चाहे वो भारत की कोई कार्रवाई हो या फिर दाइश की जानिब से वहां पर कुछ ऐसी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हो। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तज्जियाकार है, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे। नाज़रीन, बहुत से और टॉपिक्स, बहुत सी और खबरें हमें प्रोग्राम का हिस्सा बनानी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर था और आज हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन, आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकॉनमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब हम रुख करने वाले हैं जनूबी अफ्रीका का, जहां बेरोजगारी में दुनिया में सबसे ज्यादा इजाफा हो गया है। ये ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट बता रही है। कहा इस रिपोर्ट में ये कहा है कि यहाँ बेरोजगारी की जो शरह है वो 34.4% तक पहुंच गई है। जी हाँ नाजरीन, अगर 100 लोग एक जगह पर मौजूद हैं तो उनमें से तकरीबन 35 लोग बेरोजगार हैं, उनके पास कमाने का कोई जरिया मौजूद नहीं है। जनूबी अफ्रीका की बात हो रही है तो आपको बताएं कि यहाँ गुज़िश्ता महीने होने वाले फसादात से मुल्क की मईशत को 3.3 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और बढ़ती हुई बेरोजगारी के हवाले से हमारे पास एक तफसीली रिपोर्ट भी मौजूद है, आपको दिखाते हैं। जनूबी अफ्रीका में बेरोजगारों की तादाद में इजाफा हुआ है और बेरोजगारी की शरह 34.4% तक पहुंच गई है। सहमाई लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक इस साल की दूसरी सहमाई के दौरान
54,000 लोग बेरोजगार हुए हैं, जबकि पहली तिमाही के मुकाबले में 5,84,000 बेरोजगारों के साथ यहाँ कुल बेरोजगारों की तादाद 78,26,000 हो चुकी है। हालिया शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही के मुकाबले में साल की तीसरी तिमाही में बेरोजगारी के आदादोशुमार में 1.8% इजाफा हुआ है और ये शरह 32.6% से 34.4% हो गई है। बेरोजगारी के हवाले से हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। इस सेक्टर में बेरोजगार होने वालों की तादाद 2,78,000 है। इस तरह सोशल सेक्टर में 1,66,000 अफराद बेरोजगार हुए हैं और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 83,000 लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। जनूबी अफ्रीका के सनअती शोबे में हर 10 मुलाजमों में से 3 के पास रोजगार है और 7 बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ तामीराती शोबे में 1,43,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इस तरह तिजारती शोबे में 1,08,000 अफराद रोजगार से फारिग हो चुके हैं। ज़राई शोबे से मुंसलिक 69,000 अफराद अपने कारोबार से हाथ धो बैठे हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट से मंसूब 66,000 अफराद काम ठप हो चुका है। जनूबी अफ्रीका में काम करने की उम्र 15 साल से 64 साल मुकर्रर है। यहाँ मुआशी तौर पर गैर मुतहरिक लोगों की तादाद 1,68,00,000 है। इस जनूबी अफ्रीका में मुलाजमतों पर काम करने वालों की तादाद 1,49,00,000 है। 2008 से शुरू होने वाले सर्वे में ये बेरोजगारों की सबसे ज्यादा तादाद है। गुज़िश्ता महीने जनूबी अफ्रीका में होने वाले फसादात से मुल्की मईशत को 3.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। बेरोजगार ममालिक में जनूबी अफ्रीका 34.4% के साथ पहले नंबर पर है। निम्बिया दूसरे, नाइजीरिया तीसरे, उर्दन चौथे, कोस्टारिका 5वें, ट्यूनिस 6ठे, यूनान 7वें, स्पेन 8वें, ब्राजील 9वें और कोलंबिया 10वें नंबर पर है। बिल्कुल जी, बेरोजगारी के हवाले से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। इसकी वजूहात क्या हैं ये आपने इस रिपोर्ट में भी जान लिया। अब कुछ हम बात करने वाले हैं ब्राज़ील की, जहां यूट्यूब ने इंतखाबात के हवाले से झूठी खबर और गलत इत्तलात देने के बायस यहां के जो 14 बड़े चैनल प्रोड्यूसर्स हैं उनके अकाउंट्स को अदायगी का सिलसिला रोक दिया है। आपको बताएं कि ये सारे चैनल्स ब्राज़ील के जो मौजूदा सदर हैं उनकी हिमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, लेकिन इंतखाबात से पहले आने वाली जो रायशुमारी है उसके नताइज इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देते हैं। उसी रायशुमारी को सामने रखते हुए और फिर इन यूट्यूब प्रोड्यूसर्स के जो राय है, जो तज्जिए हैं, उनको सामने रखते हुए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तजाद पाया जा रहा था, तो यूट्यूब ने इनकी अदायगियाँ रोक दी हैं। रिपोर्ट है हमारे पास, इस पर आपको दिखाते हैं। यूट्यूब ने ब्राजील में अगले साल होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से गलत इत्तलात देने और झूठी खबरें फैलाने की वजह से 14 यूट्यूब चैनल्स के प्रोड्यूसर्स की अदायगी रोक दी है। इन चैनल्स की अक्सरियत ब्राजील के मौजूदा सदर जेर बोल्सोनारो की हिमायत में काम कर रहे थे और उनकी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे। हालांकि नए सर्वे और अवामी रायशुमारी की नताइज इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बोल्सोनारो की मकबूलियत और साख में कमी आई है, जिसकी बुनियादी वजूहात कोरोना की मुल्क में तबाहकारियां और हर गुजरते दिन के साथ मुल्क की गिरती मईशत है। यूट्यूब ने अपने एक बयान में कहा है कि हम ब्राजील के हुकाम के साथ ताउन के पाबंद हैं और जाली मवाद से अपने नाज़रीन को महफूज रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता हफ्ते ब्राजील के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इलेक्टोरल जस्टिस लियो फिलिप ने यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक को हुक्म दिया था कि ऐसे सारे चैनल्स की अदायगी रोक दी जाए जो ब्राजील के इलेक्टोरल सिस्टम के हवाले से गलत इत्तलात फैलाने का इर्तिकाब कर रहे हैं। गुज़िश्ता महीने यूट्यूब ने अपने एक बयान में कहा था कि उसकी इंतजामिया ने बोल्सोनारो के चैनल की वीडियोस को हटा दिया है, जिसमें गलत इत्तलात और जेली मवाद की तशहीर करने की कोशिश की गई थी, जबकि गुज़िश्ता साल ट्विटर और फेसबुक ने सेहत आमा और अपनी शराइत के बरअक्स बनने वाली वीडियोस को भी हटा दिया था। क्यों रोकी गई है यूट्यूबर्स को इनकी अदायगी, ये तो आपने जान लिया। अब हमें रुख करना है न्यूजीलैंड का, जहां से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। यहां की क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रहे हैं क्रिस कैन, वो दिल के ऑपरेशन के दौरान स्ट्रोक होने की वजह से मफलूज हो गए हैं। क्रिस के ख़ानदान का बताना यह है कि स्ट्रोक से क्रिकेट के लिए जिन खिलाड़ियों की टांगें जो हैं वो मफलूज हो चुकी हैं, उन्हें रूबा सेहत होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है और क्रिस के साथ भी ये सारी चीज़ हो सकती है। आपको बताएं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ये साबिक खिलाड़ी और ऑलराउंडर क्रिस
स्ट्रोक होने की वजह से अब चलने फिरने से बिल्कुल माजूर हो गए हैं। कोई ज़्यादा इनकी एज भी नहीं है, 51 साल इनकी उम्र बताई जाती है। 1989 से लेकर 2004 तक क्रिकेट के मैदानों में इन्होंने अपने जौहर दिखाए हैं और अपने क्रिकेट के करियर में उन्होंने 62 टेस्ट मैचेस खेले हैं। इनका जो शुमार है वो न्यूजीलैंड के लेजेंड क्रिकेटर्स में होता है और वो 2000 के अवाइल में दुनिया के जाने माने ऑलराउंडर्स में शामिल थे। इस महीने उन्हें दिल की तकलीफ हुई थी और फिर उन्हें सर्जरी सजेस्ट की गई डॉक्टर्स की जानिब से, लेकिन इस सर्जरी के दौरान उन्हें स्ट्रोक हुआ और इसी स्ट्रोक की वजह से उनका जो निचला धड़ है वो मफलूज हो गया, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से बिल्कुल कासिर हो गए हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि क्रिस की सिडनी में दिल की सर्जरी हो रही थी और इस ऑपरेशन के दौरान उन पर ये स्ट्रोक का हमला देखा गया। अब कहा यह जा रहा है कि क्रिकेट के मैदानों पर राज करने वाला, क्रिकेट के मैदानों की जीनत रहने वाला ये खिलाड़ी बिस्तर की जीनत बन चुका है। बहुत सारी दुआएं हैं बहुत सारे लोगों की इनके साथ कि ऐसा ना हो कि उम्र भर के लिए इनको ये माजूरी देखना पड़े। इनके घर वाले, इन खासतौर पर इनके डॉक्टर्स का कहना यह है कि कोशिश की जा रही है कि उन्हें इससे निकाला जा सके। ज़ीशान क़य्यूम हमारे रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। जब भी खेल के मैदान से ऐसी कोई खबर आती है, खिलाड़ी के हवाले से कोई खबर आती है, हम इनसे रब्ता करते हैं। आज भी हमने इनको ज़हमत दी है हमारे साथ रहें प्रोग्राम में और इस पर बात करें। ज़ीशान, पहले तो मैं चाहूँगी कि हम क्रिस कैंस की बात कर रहे हैं। कुछ इंट्रो इनका मैंने दिया है, लोगों को बताया है, उन लोगों को जो इनके बारे में नहीं जानते हैं। आप ये फरमाइएगा कि क्या इनकी क्रिकेट के लिए खिदमात रही हैं, क्यों इनका इतना नाम है क्रिकेट के मैदान में? जी बिल्कुल आसमा, सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि वाकई बहुत सैड न्यूज़ है, क्योंकि इतना एक लेजेंड क्रिकेटर जो है वो न्यूजीलैंड का और वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स, यानी कि वो बेस्ट ऑलराउंडर्स में इनका शुमार किया जाता है। क्रिस केन्स न्यूजीलैंड के बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर रहे हैं और कुछ दिन पहले जो है वो उनकी तबीयत ख़राब हुई और इतनी ख़राब हुई कि उनके जब हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि इनको हार्ट का मसला है और इनको लाइफ सपोर्ट पर भी रखना पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे ये। उसके बाद डॉक्टर्स ने इनको सजेस्ट किया कि इनकी जो हार्ट की सर्जरी होनी है और तो जब इनकी कंडीशन स्टेबल होगी तो इनकी हार्ट की सर्जरी हुई। जब इनकी हार्ट की सर्जरी हो गई तो उसके बाद इनको लाइफ सपोर्ट से हटाया गया और उसके बाद बताया गया कि जी इनकी अब तबीयत में बेहतरी आ रही है। लेकिन इनकी जो फैमिली थी वो मीडिया के साथ ज़्यादा जो है वो डिटेल्स शेयर नहीं कर रही थी। अब जो इतलात सामने आई है कि उनकी हार्ट सर्जरी के बाद उनकी जो स्पाइन थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गए हैं। उनकी दोनों टांगे जो हैं उन पे शदीद अटैक हुआ है। लेकिन डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि ये ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा, क्योंकि क्रिस केन्स जो हैं वो अब उनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस भी जो है वो शुरू कर रहे हैं। जहां तक आपने बात की कि क्रिस केन्स के करियर के हवाले से, तो 1989 में जो है वो इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से अपने करियर का आगाज किया। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ये ऑलराउंडर थे और मैं आपको बता चलूं कि मैंने खुद बचपन में अपनी जो क्रिकेट थी जब मैंने देखी थी तो ये मेरे एक फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे न्यूजीलैंड की टीम में। दो प्लेयर्स थे, क्रिस हैरिस एंड क्रिस केन। इन दोनों प्लेयर्स ने न्यूजीलैंड की बड़ी खिदमत दी हैं और बड़े मैचेस जितवाए हैं। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता था कि न्यूजीलैंड के जो टॉप ऑर्डर का होता था वो फेल हो जाता था, तो ये दोनों प्लेयर्स जो दोनों ऑलराउंडर्स थे, जो इनमें से कोई एक चल के जो है वो मैच जितवाता था। अगर इनके मैं करियर के हवाले से बात करूं तो क्रिस केन्स ने जो है वो 62 टेस्ट खेले हैं और बैटिंग में उन्होंने 3,320 रन बनाए हैं। 158 इनका हाईएस्ट स्कोर था, जो कि बताता है कि कितने कमाल के ये बैट्समैन थे। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 218 विकेटें भी हासिल की रखी हैं और वनडे क्रिकेट में इन्होंने 215 मैचेस खेले हैं, जिसमें 4,950 इन्होंने रन बनाए हैं और इनकी हाईएस्ट जो था वो 115 था। टेस्ट क्रिकेट में क्रिस केन्स ने 5 सेंचुरियां बनाई हैं, 22 जो है वो करियर बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है। ज़ीशान, जिस तरह से आपने बताया और हमने भी देखने वालों को आगाह किया, बहुत सारे लोग इनके लिए दुआ गो हैं, हम भी उन लोगों में शामिल हैं। बहरहाल ज़ीशान, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिस केन्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, जिनके दिल का ऑपरेशन हुआ है।
लेकिन वो सर्जरी तो कामयाब रही। बहरहाल वो माजूर हो चुके हैं एक स्ट्रोक की वजह से। आगे बढ़ते हैं, उनकी सेहत के हवाले से जो कुछ अपडेट्स हमारे पास आती रहेंगी यकीनन हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी हमें आपसे शेयर ये करना है कि नॉर्वे की एक निजी कंपनी ने एक ऐसा माल बरदार बहरी जहाज़ तैयार किया है जो खुद कार अंदाज में चलने की सलाहियत रखता है और इसके साथ साथ बिजली की बैटरियों से चलता है और इससे धुएं का जो अखराज है वो सिफर के बराबर होता है। इस बात पर हम ज़्यादा जोर इसलिए देंगे क्योंकि नाज़रीन, अगर आपके इल्म में ये बात नहीं है कि दुनिया भर में फैलने वाली जो आलूदगी है फैक्ट्रियों के धुओं से, गाड़ियों की वजह से या मुख्तलिफ जो भी ईंधन की वजह से जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, अगर उन तमाम को मिला लिया जाए तो इसमें 3% जो हिस्सा बनता है ना, वो समंदर में चलने वाले इन माल बरदार जहाज़ों का बनता है। और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि इनमें भी ईंधन इस्तेमाल होता है, पेट्रोल है, डीजल है। लेकिन अब ये जो जहाज़ बनाया गया है ये बिल्कुल भी धुएं का अखराज नहीं करेगा, बिजली की बड़ी बड़ी बैटरियों से चल रहा होगा और ऑटोमेटिक होगा। इसका कोई कैप्टन वगैरह नहीं होगा, इसको चलाने के लिए किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट है हमारे पास, आपसे शेयर करते हैं। नॉर्वे की एक निजी कंपनी ने ऐसा माल बरदार बहरी जहाज तैयार किया है जो खुदकार अंदाज में चलने के साथ धुआं और कार्बन भी खारिज नहीं करता। यारा बिर्कलैंड नामी बहरी जहाज इस साल के आखिर में नॉर्वे के 2 शहरों के दरमियान अपना पहला सफर तय करेगा और इसमें अमले का कोई फर्क नहीं होगा। ये अपना सफर खुदकार अंदाज में तय करेगा और इसकी नकलो हरकत को 3 डाटा कंट्रोल सेंटर से मॉनिटर किया जाएगा। गो ये खुदकार अंदाज से सफर तय करने वाला पहला बहरी जहाज नहीं है क्योंकि 2018 में ऐसी एक फेरी फिनलैंड में मुतारिफ करवाई गई थी जो खुदकार अंदाज में सफर करने की सलाहियत रखती थी। ताहम मुकम्मल तौर पर बिजली की बैटरियों से चलने वाला ये अपनी नौयत का पहला बहरी जहाज है जिसे कार्बन का अखराज नहीं होता। यारा बिर्कलैंड बहरी जहाज को यारा इंटरनेशनल केमिकल कंपनी ने तैयार किया है। इसकी तैयारी का मकसद माहौल में जहरीली गैसेस के अखराज को और कार्बन की मिकदार को कम करना है। कंपनी का कहना है कि वो चाहते हैं कि माल बरदारी का काम सड़कों के बजाय पानी के रास्तों से मुकम्मल हो। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वक्त बहरी सनत माहौल में जहरीली गैसेस के हवाले से 2.5 से 3% की जिम्मेदार है। इस जहाज की तैयारी का काम 2017 में शुरू किया गया था। इसमें 103 कंटेनर्स उठाने की गुंजाइश मौजूद है। ये जहाज 13 नॉट्स की रफ्तार से चलने की सलाहियत रखता है। इसमें 7 मेगावाट की बैटरियां नस्ब की गई हैं और ये कारों में इस्तेमाल होने वाली 1000 बैटरियों के बराबर काम करने की गुंजाइश रखती हैं। ये बहरी जहाज एक साल में 40,000 ट्रकों के बराबर माल बरदारी करने की सलाहियत रखता है। समंदर हमने देखा और ये समंदर देखकर मुझे कराची याद आ गया और कराची से मुझे एंटार्क्टिका याद आया। क्यों, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ इस्लामाबाद से कराची का जो फासला है वो तकरीबन कोई 1200 किलोमीटर से भी ज़्यादा का बनता है और आपको पता है एंटार्क्टिका में 1200 मुरब्बा किलोमीटर का एक बहुत बड़ा आइसबर्ग, एक बहुत बड़ा बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो अपनी जो असल बर्फ़ वहाँ पर मौजूद है उससे टूटा, कहीं और ट्रैवल कर रहा था लेकिन हवा ने उसको वापस धकेल दिया है। अब ये उस बर्फ से दोबारा टकराएगा और जब इतना बड़ा टुकड़ा दोबारा इससे टकराएगा तो बहुत सारे नुकसान का अंदेशा है। क्या नुकसान है, रिपोर्ट दिखाते हैं इस पे आपको। अंटार्कटिका में A74 आइसबर्ग टूटकर बड़ी आइस शेल्फ से टकराने जा रहा है। मैनहट्टन से 20 गुना बड़ा आइसबर्ग खतरनाक तरीके से अपनी आबाई आइस शेल्फ से टकराने के नजदीक पहुंच चुका है। सैटेलाइट की जारी करदा तस्वीर के मुताबिक 1270 मुरब्बा किलोमीटर हुजम का आइसबर्ग अपने पुराने मकाम से जुदा होने के बाद दोबारा टकरा रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक ये अमल इस साल के आगाज के साथ शुरू हुआ लेकिन अगस्त में तेज हवाओं की वजह से दोबारा हरकत में है जिससे टकराव के खतरात पैदा हो रहे हैं और मुमकिन है कि इस टकराव के बाद 1700 मुरब्बा किलोमीटर का एक और आइसबर्ग भी शेल्फ से अलहदा हो सकता है। A74 की आइस शेल्फ से अलहदगी कोई पहला वाक़या नहीं है। तहकीकारों के मुताबिक फरवरी 2021 में 11 टुकड़े दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग A68 से अलहदा हुए हैं। ये पूरा इलाका आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से शदीद खतरात की जद में है क्योंकि 1950 से अब तक दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है। ये बहुत अरसे बाद हुआ है कि A76 और A74 ने अपनी जगह तब्दील की है। ये अमल दहाइयों बाद देखने में आया है। साइंसदानों का कहना है कि इस अमल को बहुत एहतियात से देख रहे हैं क्योंकि ये अंदाजा नहीं हो पा रहा कि ये सब इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है।
माहिरीन और तहकीकारों को टूट फूट के इस अमल के बायस तहकीक करने में मुश्किलात का सामना है और आइसबर्ग्स को ड्रोन और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दिन रात जेर निगरानी रखा जा रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अब भी यहाँ होने वाली आइसबर्ग की नकलो हरकत को सैटेलाइट की मदद से रिकॉर्ड किया है। ये खतरा सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं है, इस बर आज़म के लिए नहीं है, ये खतरा दुनिया भर में मौजूद तमाम साहिली शहरों के लिए भी है। सतह समंदर जब बुलंद हो रही होगी तो ये तमाम के तमाम शहर डूब सकते हैं। हमें आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है, अपने माहौल को, अपने कुर्राए अर्ज़ को महफूज बनाना है। इसी मैसेज के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, दोबारा आपसे मुलाकात होगी यकीनन। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।